हेलो जी, हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आज के सेशन में। और मालिक, आज है डे 3 केस बेस्ड एमसीक्यूज का, जो आईसीएआई ने अपनी केस सिनेरियो बुकलेट इशू करी है। उसमें से हम लोग अभी तक 14 केस सिनेरियोज निपटा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मालिक उनको देख लेना, आपका बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर डल रखे हैं और वो कॉन्सेप्ट्स आपको हेल्प करेंगे अपने रिवीजन में। और ब्रशिंग अप ऑफ द कॉन्सेप्ट तो हो ही जाएगा साथ में, राइट? तो चलो, समय को गवाए बिना हम लोग क्या करते हैं सर, अपना केस सिनेरियो नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। एंड जैसा कि हम लोग अभी तक करते आए हैं, पहले हम लोग क्वेश्चंस देख लेंगे कि क्या क्या पूछे हैं, एंड देन वी विल रीड द केस स्टेट। तो कह रहा है, इन हुज हैंड्स द इंटरेस्ट ऑफ करुणा, इंटरेस्ट इनकम रिसीव फ्रॉम करुणा, interest income received from Karuna and interest on FD in the name of Ria would be included। किसके हाथ में इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम करुणा और इंटरेस्ट ऑन एफडी विल बी इंक्लूडेड? मतलब कहीं ना कहीं क्लबिंग का क्वेश्चन है ये वाला। इसके बाद कह रहा है, इन हुज हैंड्स लॉस फ्रॉम द बिजनेस and capital gains would be included in the assessment year 26-27। assume the capital invested in the business was entirely out of the funds gifted by her husband। पक्का क्लबिंग का क्वेश्चन है। what will be the total income of Mrs. Ravi for the previous year 25-26 and what is the total income of Mr. Rajesh। ठीक है, तो रावी और राजेश की टोटल इनकम पूछी है और दो क्वेश्चन क्लबिंग के इसके अंदर एडेड हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है, राजेश ने गिफ्ट करे हैं 15 लाख रुपए। राजेश ने गिफ्ट करे हैं 15 लाख रुपए अपनी पत्नी रावी को। ठीक है, राजेश ने 15 लाख रुपए गिफ्ट करे। राजेश ने, एक सेकेंड, राजेश ने 15 लाख रुपए गिफ्ट करे हैं अपने वाइफ रावी को। ये गिफ्ट रावी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। ये गिफ्ट रावी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। कब दिए? उसके बर्थडे पर दिए, 23 फेब 25 को, मतलब पिछले साल 24-25 में। रावी ने 6 लाख आउट ऑफ द गिफ्टेड अमाउंट, 6 लाख आउट ऑफ द गिफ्टेड अमाउंट टू करुणा ऑन 1 अप्रैल 2025। तो क्या कह रहा है, रावी ने लेंट कर दिया। रावी ने लेंट कर दिया, लेंट मतलब उधार पे दे दिया। तो रावी ने उधार पे दे दिए 6 लाख रुपए करुणा को। करुणा को कब दे दिए? 1 अप्रैल 25 को दे दिए, फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए। ऑन विच शी रिसीव द इंटरेस्ट ऑफ ₹30,000, ऑफ ₹30,000। अब एक बात बताओ, हस्बैंड से आपको कैश गिफ्ट मिला था, वो तो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं है, लेकिन आपने ये गिफ्ट से इनकम कमाई, तो वो इनकम तो हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल होगी ना। इनकम तो हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल होगी। सर 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए राजेश ने रावी को दिए थे। रावी ने इस 15 में से 6 उधार पे दे दिए करुणा को, और करुणा से 30,000 का इंटरेस्ट आया। तो बाबू ये इंटरेस्ट क्या कर दिया जाएगा? सर ये इंटरेस्ट क्लब किया जाएगा। किसके हाथ में क्लब किया जाएगा? सर राजेश के हाथ में क्लब किया जाएगा। आगे कहता है, द सेड सम ऑफ 30,000 was invested in the shares of a listed company on 18th October 25, which were sold for ₹36,000 on 25th March 26। ये जो 30,000 का इंटरेस्ट आया था करुणा से, रावी ने क्या किया, इसको शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया और बाद में ये शेयर्स को 66,000 में बेच दिया। मतलब 30,000 के शेयर्स खरीदे और 66,000 में बेच दिया। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है सर? सर यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 36,000 का। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इनकम से जो इनकम आती है, जिसको हम एक्रीशन ऑफ इनकम बोलते हैं, एक्रीशन ऑफ इनकम की क्लबिंग नहीं होती। एक्रीशन ऑफ इनकम की क्लबिंग नहीं होती। तो ये 36,000 जो रावी ने कमाए हैं, ये 30,000 रुपीज के इंटरेस्ट से, ये 30,000 रुपीज के इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट तो हमने राजेश के हाथ में क्लब किया है, लेकिन इस इंटरेस्ट से फर्दर जो इनकम कमाई है रावी ने, उसकी क्लबिंग नहीं होगी। वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा जी? वो रावी के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। इसके बाद कहता है,
कि इसने क्या करा था, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करा था परचेज और सेल के टाइम पर भी। मतलब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन सा वाला है, 111A वाला है। द बैलेंस अमाउंट ऑफ गिफ्ट was invested on 1st April 25 as a capital by Ravi in her new business. बैलेंस गिफ्ट कितना बचा, 9 लाख। 15 लाख का गिफ्ट था, 6 लाख रुपए उधार में दिए थे, बचे कितने, 9 लाख। 9 लाख रुपए रावी ने अपने बिजनेस में लगा दिए और यहां पर मैडम ने सफर किया है लॉस 22,000 रुपीज का। पति से 9 लाख रुपए गिफ्ट में मिले और वो पैसा बिजनेस में लगाया और बिजनेस में लॉस हुआ। तो जब इनकम क्लब हो रही है पति के हाथ में, तो लॉस भी क्लब होगा पति के हाथ में। अरे भाई, स्पाउस से गिफ्ट मिला और उस गिफ्ट से इनकम जनरेट होती है तो वो भी क्लब होती है, उससे लॉस जनरेट होता है वो भी क्लब होता है। तो ये 22,000 का जो लॉस है, ये 22,000 का लॉस किसका है सर, राजेश का है। ये भी राजेश का है, ये भी राजेश का है। आगे क्या कहते हैं, रावी अपने आप में शी इज अ वर्किंग विद अ प्राइवेट कंपनी एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव और इनको सैलरी मिलती है 62,000 रुपीज की और इन्होंने 3,500 रुपीज की क्या करी है, ट्यूशन फीस पे करी है अपनी डॉटर की। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है राजेश एंड रवि वांट टू पे द टैक्स अंडर द डिफॉल्ट रिजीम। दोनों लोग डिफॉल्ट रिजीम में टैक्स देना चाहते हैं। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि इनको 62,000 रुपीज की सैलरी मिली है, रावी को 62,000 रुपीज की सैलरी मिली है, तो 62,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 62,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 62,000 इंटू 12 744। और मैडम डिफॉल्ट रिजीम में जा रही हैं तो डिफॉल्ट रिजीम में 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। आपके पास 669 की इनकम आएगी, आपके पास 669 की इनकम आएगी। ध्यान दीजिएगा, मैडम ने 3,500 रुपीज पर मंथ की ट्यूशन फीस पे करी है अपनी डॉटर की, जो कि स्कूल में पढ़ रही हैं। इस ट्यूशन फीस का 80C में डिडक्शन मिलता है, लेकिन वो तो ओल्ड में मिलता है, इन्होंने तो न्यू ली है, तो ट्यूशन फीस का आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। राजेश एमएनसी में काम करते हैं ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ 64,000, तो 64,000 पे काम करते हैं राजेश, तो 64,000 12 महीने का कितना हो जाएगा, 64,000 12 महीने का कितना हो जाएगा, 64 इंटू 12 768 और इसे भी 75,000 का ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, यानी कि 693। तो राज के हाथ में 693, राज के हाथ में 693 की इनकम आ जाएगी। इसके बाद कहता है कि इसने गिफ्ट कर दिया है 1,25,000 टू रिया ऑन हर 13th बर्थडे। इनकी बेटी है रिया, इनकी बेटी है रिया। रिया को इन्होंने उसके 13th बर्थडे पे 1,25,000 रुपए गिफ्ट करे। द अमाउंट इज डिपॉजिटेड एज अ 2-year टर्म डिपॉजिट विद द एसबीआई, जिसपे 11,500 रुपए का क्या आया है, इंटरेस्ट आया है। तो अब ये इंटरेस्ट किसके हाथ में क्लब होगा सर, ये इंटरेस्ट पापा या मम्मी जिसकी भी इनकम क्या होगी, ज्यादा होगी, उसके हाथ में क्लब कर दिया जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पापा मम्मी की इनकम निकालनी पड़ेगी। आइए सर काम करते हैं, राजेश भैया की बात करते हैं और रावी भाभी की बात करते हैं। ठीक है, तो दोनों लोगों की सैलरी कितनी कितनी आ रही है अभी निकाली हम लोगों ने। राजेश की 693 आ रही है और रावी की 669 आ रही है। ठीक है, इसके बाद राजेश के पास पीजीबीपी में 22,000 रुपए का लॉस आ रहा है। राजेश के पास पीजीबीपी में 22,000 का लॉस आ रहा है, 22,000 का लॉस आ रहा है। ठीक है, इसके बाद इसके पास अदर सोर्सेस में इसके पास इंटरेस्ट आ रहा है, कौन सा वाला, करुणा वाला इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, बीवी को 15 लाख दिए थे ना, 15 लाख में 30,000 रुपए का इंटरेस्ट आया था और 22,000 वो आया था। और रावी के हाथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 111A वाला 36,000 का। आई डोंट थिंक सो और कोई इनकम है। टोटल कर लेते हैं, 693 प्लस 8,000,
तो यहां पे इसकी इनकम आ रही है 7,01,000 और 669 प्लस 36, रावी की इनकम आ रही है 7,05,000। अब जो रिया को इंटरेस्ट आ रहा है, जो रिया को इंटरेस्ट आ रहा है वो किसके हाथ में क्लब होगा सर? वो रावी के हाथ में क्लब हो जाएगा, क्योंकि रावी की इनकम ज्यादा है। ठीक है, अच्छा अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर हम ओल्ड रिजीम में रहते तो हमें फिर यहां पे 1,500 रुपए की एग्जेम्पशन भी मिलती, 1032 वाली, माइनर वाली न्यू रिजीम में नहीं मिलती, न्यू रिजीम में नहीं मिलती, ओल्ड रिजीम में मिलती। फिलहाल वो हमारे पास है नहीं, तो यहां पर हमें एग्जेम्पशन मिलेगी नहीं। तो अब यहां पे अगर आप टोटल इनकम निकालोगे तो टोटल इनकम कितने की आएगी? इसकी 7,01,000 की आएगी और इसकी 7,16,500 की आएगी। तो आई थिंक यही आंसर आपके पास आना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि इंटरेस्ट इनकम जो करुणा से आई है वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? राजेश के हाथ में। और रिया को जो इंटरेस्ट आया है वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? रावी के हाथ में। तो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम करुणा विल बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ रावी? नहीं, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम करुणा टू बी इंक्लूडेड इन द हैंड ऑफ राजेश एंड इंटरेस्ट ऑफ द 2 ईयर डिपॉजिट। इसका राइट आंसर इज डी। इसका राइट आंसर इज डी। इसके बाद क्या कह रहा है? इन हुज हैंड लॉस फ्रॉम द बिजनेस एंड कैपिटल गेन वुड बी इंक्लूडेड। तो बिजनेस का लॉस राजेश के हाथ में आ रहा था और कैपिटल गेन रावी के हाथ में आ रहा था। तो लॉस फ्रॉम द बिजनेस इज इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ राजेश एंड कैपिटल गेन इज इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ रावी, आपका ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। What would be the total income of Mrs. Ravi for the previous year 25-26? तो अभी हमने निकाला था 7,16,500 और राजेश की इनकम कितने की आ रही है? 7,01,000 रुपए की आ रही है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। दैट इज केस सिनेरियो नंबर 16। चलिए एक बार जल्दी से हम लोग वापस से अपने पास क्वेश्चंस देख लेते हैं। What is the amount of income liable to be taxed in the hands of Miss Hetal under the head house property? हाउस प्रॉपर्टी में हेतल के हाथ में क्या टैक्सेबल है आपको ये बताना है। What would be the tax liability of हेतल? तो बेटा हेतल की टोटल इनकम तो निकालनी पड़ेगी। कंप्यूट इन अ मैनर कि उसकी टैक्स लाइबिलिटी मिनिमम आए, मतलब कि सर यहां पर वो आपसे चाहता है कि आप ओल्ड भी लगाओ और आप न्यू भी लगाओ और दोनों में जहां पर कम आए वो आपको देना पड़ेगा। Is Hetal's father is required to furnish his return of income? क्या उनको अपना रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करना है क्या? अच्छा, इस मिस हेतल्स ग्रैंडफादर, यहां पे फादर की बात हो रही थी, यहां पे ग्रैंडफादर की बात हो रही है, क्या ग्रैंडफादर को एडवांस टैक्स पे करना है ड्यूरिंग द ईयर 25-26 इफ ही हैज शिफ्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट रिजीम? डिफॉल्ट रिजीम से बाहर निकल रहे हैं तो क्या उन्हें अपने पास एडवांस टैक्स देना है कि नहीं? तो एडवांस टैक्स के बारे में पूछा है, पिताजी की रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में पूछा है, हेतल की टैक्स लायबिलिटी पूछी है और हेतल के हाथ में कहां पर हाउस प्रॉपर्टी में कितनी इनकम आएगी ये पूछा है। ठीक है, आइए केस बेस्ड रीड करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है मिस हेतल एक रेसिडेंट है, इन्होंने ट्रांसफर करा है अपने हस्बैंड को, मिस्टर हेमंत को, एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वर्थ ऑफ ₹45 लाख विदाउट एनी कंसिडरेशन। लो जी, हेतल ने अपने हस्बैंड को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो हेतल ने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी। तो ये जो नागपुर वाली हाउस प्रॉपर्टी उन्होंने ट्रांसफर करी, इस नागपुर वाली हाउस प्रॉपर्टी के लिए हेतल क्या बन जाएंगी सर? सर हेतल यहां पे डीम्ड ओनर बन जाएंगी। हेतल मैडम यहां पर क्या बन जाएंगी सर? हेतल मैडम यहां पे डीम्ड ओनर बन जाएंगी। क्या कह रहा है आगे? द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी इज 5 लाख। मतलब कि नागपुर वाले घर की एक्सपेक्टेड रेंट 5 लाख रुपीस की है। म्युनिसिपल टैक्सेस 5,000 रुपीज पे करे हैं हेतल ने फॉर दिस प्रॉपर्टी मतलब नागपुर वाली, फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26। हेतल हैज 3 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज इन मुंबई, तो एक नागपुर में है और 3 मुंबई में है। एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ दीज 3 प्रॉपर्टीज आर 10 लाख, 11 लाख एंड 12 लाख रिस्पेक्टिवली।
शी परचेज द प्रॉपर्टी आउट ऑफ हर ओन फंड्स, अपने फंड से प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड है नहीं। म्युनिसिपल टैक्सेस ड्यू are 15, 20 and 25. Same have however not been paid this year in respect of the three properties. मतलब मुंबई वाली ये तीन प्रॉपर्टीज का म्युनिसिपल टैक्स आपने पे नहीं करा, तो म्युनिसिपल टैक्स आपने पे नहीं करा तो इसका यहां पर आपको कोई डिडक्शन ही नहीं मिलेगा। ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड, इसका कोई डिडक्शन ही नहीं मिलेगा। द एक्सपेक्टेड रेंट इज लेस देन द स्टैंडर्ड रेंट इन केस ऑफ ऑल द एफोरमेंशन्ड प्रॉपर्टीज। तो कह रहा है कि जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। मिस हेतल डज नॉट हैव एनी इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स, तो हेतल के पास और किसी सोर्स से इनकम नहीं है। ओके, अभी तक हमें यह नहीं बताया कि यह प्रॉपर्टी लेट आउट हुई है कि नहीं हुई है। आगे रीड करते हैं। हेतल के पापा 58 ईयर के हैं और हेतल के पापा के पास कैपिटल गेन है 5 करोड़ रुपए का फ्रॉम द सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इन्होंने री इन्वेस्ट कर दिया है प्रोसीड्स अनदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में 4.98 करोड़ की, मतलब कि सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन ले लिए, और बाकी का पैसा इन्होंने सेविंग बैंक अकाउंट में जमा कर दिया है। इन्होंने 1,50,000 रुपीस का LIC प्रीमियम दिया है और इनके पास भी और कोई इनकम नहीं है। अब हेतल के पापा के लिए पूछा था कि इनको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है कि नहीं, तो रिटर्न ऑफ इनकम वाले चैप्टर में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपका GTI ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, मतलब कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन लेने से पहले अगर आपका GTI बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। यहां पे आपके पास 5 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन है, भले आप 4.98 करोड़ की एग्जेम्पशन लेने वाले हो, अगर एग्जेम्पशन को हटाकर मैं GTI देखूं तो एग्जेम्पशन को हटाकर GTI 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। पापा की एज 58 ईयर की है तो 2.5 लाख रुपए वाली बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट लगेगी। तो पापा की जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा की है, तो पापा के लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, पापा के लिए रिटर्न फाइल करना क्या हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब रिटर्न कब तक फाइल होगी? पापा के पास और कोई इनकम नहीं है, पापा का ऑडिट नहीं होना, तो जिनका ऑडिट नहीं होता उनकी रिटर्न 31 जुलाई तक जाती है। तो आपका बी वाला आंसर आएगा यस, उनको रिटर्न अपनी फर्निश करनी है ऑन और बिफोर 31 जुलाई 2026। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है मिस हेतल के ग्रैंडफादर हैं जो 81 ईयर के हैं, मतलब कि सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर, एंड हैज इंटरेस्ट इनकम ऑफ ₹6 lakhs ऑन FD। उनके पास इंटरेस्ट इनकम है 6 लाख रुपए की FD से। उनके पास और कोई इनकम नहीं है, उनको फ्लाई करके जाना है टू USA फॉर हिज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ऑन 31 जुलाई एंड हिज रिटर्न ऑफ इनकम इज नॉट फाइल्ड बिफोर हिज फ्लाइंग टू USA। अच्छा, यहां पर ग्रैंडफादर के लिए एडवांस टैक्स का पूछ रहा था कि ग्रैंडफादर के ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजन लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो बाबू हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो और आपके पास PGBP का इनकम नहीं है, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो और आपके पास PGBP का इनकम नहीं है तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो यहां पर इनको कोई भी एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से यस वाला तो आंसर वैसे भी नहीं बनेगा। नो, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स सिंस ही इज अ सीनियर सिटीजन एंड ही इज नॉट हैविंग एनी इनकम अंडर PGBP। तो सी वाला इज द करेक्ट आंसर कि इनके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजन नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि इनके पास कोई भी PGBP इनकम नहीं है। ओके, अब इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस सिनेरियो अबव आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है। तो अब हेतल के पास 4 घर है, एक घर की वो डीम्ड ओनर है, और मुंबई में इसके पास 3 घर हैं, 1 2 3। अब यहां पर लेट आउट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि ये सारे के सारे घर मेरे क्या हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अब सर HP हेड के अंदर आप मैक्सिमम 2 घर को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड बना सकते हो। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास 2 से ज्यादा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आपको क्या करना होता है, आपको एक बारी सब घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना होता है।
फिर आपको एक बारी सब घरों को डीम्ड लेट आउट बनाना होता है, एंड इसके बाद फिर आपको क्या करने होते हैं, कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं। और जिस कॉम्बिनेशन के अंदर आपकी लोअर इनकम आएगी या जिस कॉम्बिनेशन में आपके पास ज्यादा लॉस आएगा, वो कॉम्बिनेशन आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सर अपने पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड है ही नहीं, क्योंकि हेतल ने सारे घर अपने पैसे से खरीदे हैं, तो यानी कि सबका सेल्फ ऑक्यूपाइड का इनकम तो नील ही आएगा, सबका सेल्फ ऑक्यूपाइड का इनकम तो नील ही आएगा, नील ही आएगा। अब आपको इनको क्या करना पड़ेगा, डीम्ड लेट आउट बनाना पड़ेगा। जब डीम्ड लेट आउट बनाओगे तो जीएवी आपके पास क्या आएगी, जब डीम्ड लेट आउट बनाओगे तो जीएवी क्या आएगी, जीएवी आएगी एक्सपेक्टेड रेंट, जीएवी आएगी एक्सपेक्टेड रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, एक्सपेक्टेड रेंट एक का 5 लाख है, एक का 10 लाख है, एक का 11 लाख है, एक का 12 लाख है। 5, 10, 11, 12। अब मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात ध्यान से सुनना, 5, 10, 11, 12, इसमें से किसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानने में समझदारी है? तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपके पास सबके सब सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो डिसीजन किसके बेसिस पे बनेगा, जिसका डीम्ड लेट आउट का इनकम कम आएगा उसके बेसिस पे बनेगा। तो बाबू मैं आपको कहता हूं आप एक काम करो, आप अपने मुंबई का ये सेकंड वाला घर और थर्ड वाला घर, इनको आप क्या बना दो सर, इनको आप सेल्फ ऑक्यूपाइड बना दो। क्यों सेल्फ ऑक्यूपाइड बना दो, क्योंकि इनका एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है, इनका एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है, तो आप इसे सेल्फ ऑक्यूपाइड बना दो। मतलब कि आपके इस घर की इनकम को आप नील कर दो, इस घर की इनकम को आप नील कर दो, और आपका नागपुर वाला घर जो है और मुंबई का पहला घर है, इसे आप क्या बना दो, इसे आप डीम्ड लेट आउट बना दो, डीम्ड लेट आउट बना दो, और इसकी इनकम कैलकुलेट कर लो। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, मुंबई वाले घर के म्युनिसिपल टैक्सेस ड्यू हुए थे लेकिन पे नहीं हुए थे, नागपुर वाले का आपने 5,000 रुपए पे करा है, नागपुर वाले का आपने 5,000 रुपए पे करा है, तो आपके पास यहां पर एनएवी कितने की आ जाएगी, एनएवी आ जाएगी 495 की, और एनएवी आ जाएगी 10 लाख की, और इसमें से आपका 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो। तो 495 में से 30% माइनस करोगे, इट विल गिव यू 346,500, और इट विल गिव यू 7 लाख, इट विल गिव यू 7 लाख। तो मेरे हिसाब से आपके पास ये वाले घर की इनकम नील आएगी, और इनको आप सेल्फ ऑक्यूपाइड करोगे तो हेतल की जो इनकम आएगी वो आएगी 10,46,500 की, हेतल की जो इनकम आएगी वो आएगी 10,46,500 की। ठीक है, अब इसके बाद अगले क्वेश्चन में आपसे टैक्स लायबिलिटी पूछी गई थी। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, हेतल की जो इनकम निकल कर आ रही है, हेतल की इनकम 10,46,500 की आ रही है, हेतल के पास हाउस प्रॉपर्टी के अलावा और कोई इनकम है नहीं। अगर आप न्यू रिजीम में जाते हो, न्यू रिजीम में अगर आप जाते हो, तो न्यू रिजीम में आपने सीखा हुआ है कि अगर आप 12 लाख रुपए तक कमाओगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको रिबेट 87A की मिल जाएगी, और आपकी टैक्स लायबिलिटी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। तो 10,46,500 पे आप जो भी टैक्स निकालोगे उस टैक्स का आपको रिबेट मिल जाएगा और आपकी टैक्स लायबिलिटी नील हो जाएगी। तो समझदारी क्या है, आप न्यू रिजीम में जाओ ना, न्यू रिजीम में जाओगे तो न्यू रिजीम में आपकी टैक्स लायबिलिटी नील आएगी, और क्वेश्चन भी आपसे यही कह रहा है कि मिनिमम टैक्स लायबिलिटी निकले आपको यह बताना है। तो मिनिमम टैक्स लायबिलिटी न्यू रिजीम में आएगी, न्यू रिजीम में आपकी टैक्स लायबिलिटी विल बी नील। ठीक है, इसी के साथ आपने सारे क्वेश्चन कर लिए। पहले वाले का 10,46,500 आ रहा है, दूसरे वाले का आपका नील आ रहा है, तीसरे वाले का उनको रिटर्न फाइल करनी है 31 जुलाई तक, और चौथे वाले का उनको एडवांस टैक्स पे नहीं करना है क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है और उनके पास कोई भी पीजीबीपी इनकम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं केस सिनेरियो नंबर 17 की तरफ। चलिए वापस से एक बार हम लोग रीड करते हैं, मांगा क्या गया है। पहला पूछा गया है, इज मिस चंचल इज लाइबल टू टैक्स ऑडिट, क्या उनका टैक्स ऑडिट होना है कि नहीं होना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में मांगा है, विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर
and to the interior designer and to the interior designer, मिस चंचल कंसल्ट वेरियस पर्सन एंड दे हैव द फॉलोइंग व्यूज। तो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करी है और इंटीरियर डिजाइनर को पेमेंट करी है, तो इस पे ना वो आपसे 194 सी कॉन्ट्रैक्टर का और 194 जे इंटीरियर डिजाइनर का इस पे बातचीत करेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द अमाउंट एंड नेचर ऑफ द कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन के बारे में पूछ रहा है, पहले टैक्स ऑडिट, फिर उसके बाद टीडीएस टीसीएस, फिर कैपिटल गेन। व्हाट अमाउंट ऑफ लॉसेस विच कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है, कितना लॉस कैरिड फॉरवर्ड हो सकता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड आ गया, कैपिटल गेन आ गया, टीडीएस टीसीएस आ गया और टैक्स ऑडिट आ गया। चलिए, मिस चंचल एजेड 45 years provides the following data of her gross receipts from the for her gross receipts for the financial year 24-25 and 25-26। तो इसने आपको ग्रॉस रिसीट्स का डेटा दे दिया है, मतलब टर्नओवर बता दिया 24-25 का, 25-26 का। शी इज एंगेज इन द एजेंसी बिजनेस के धंधे में है, एंड शी इज अ प्रोवाइडर ऑफ टैरो कार्ड रीडर है, सर्विसेज देती है टैरो कार्ड रीडर की, सर्विसेज देती है टैरो कार्ड रीडर की। शी इज जनरली एंगेज्ड इन द कैश पेमेंट्स एंड कैश रिसीट्स। तो कैश में ही लेन देन होता है मैडम का। तो अब मैडम ने 24-25 का टर्नओवर बताया, बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ 5 लाख है और प्रोफेशन का जो रिसीट्स है वो 47 लाख है, और 25-26 में बिजनेस का जो टर्नओवर है वो 98 लाख है और प्रोफेशन का जो रिसीट्स है वो 49 लाख है। अब बाबू अगर आपको 44 ए बी याद हो तो उसमें बिजनेस की लिमिट अलग से दे रखी है और प्रोफेशन की लिमिट अलग से दे रखी है। बिजनेस के लिए कहता है कि जब आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। तो 25-26 में अगर आप नोटिस करो तो टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा, पिछले साल करता था पर इस साल नहीं कर रहा। प्रोफेशन में 50 लाख की लिमिट है तो 50 लाख एक्सीड नहीं कर रहा। तो ना तो आपने प्रोफेशन की लिमिट को एक्सीड करा है और ना ही आपने बिजनेस की लिमिट को एक्सीड करा है। टोटल में चेक नहीं करेंगे, टोटल में चेक नहीं करेंगे, बिजनेस की लिमिट अलग चलती है, प्रोफेशन की लिमिट अलग चलती है और दोनों का लिमिट आप एक्सीड नहीं कर रहे हो, तो यहां पर आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। नो, एज द ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन आर बिलो द स्पेसिफाइड लिमिट, तो आपको यहां पर इनका ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है शी पेड एन अमाउंट ऑफ 12 लाख टू अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर पॉलिशिंग हर ओल्ड फर्नीचर in her self-occupied residential house property. Further, on 5/6/25, she has taken a service from the renowned interior designer for the same residential house property for which she paid 2,50,000। बाबू अगर आपको याद हो तो सेक्शन नंबर 194C और 194J ये दोनों एप्लीकेबल नहीं होते अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है। अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है ये, तो ये दोनों सेक्शन आपके पास एप्लीकेबल नहीं होते। अगर आपको थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद आ रहा हो तो जहां पर सी नहीं लगता, जहां पर एच नहीं लगता, जहां पर जे नहीं लगता, वहां पर क्या लगता है सर, वहां पर 194 एम लगता है। लेकिन एम के अंदर भी एक कंडीशन है कि आपकी जो पेमेंट होनी चाहिए वो 50 लाख रुपए से ज्यादा की होनी चाहिए, तभी एम लगता है, तभी एम लगता है। यहां पर आपने कॉन्ट्रैक्टर को 12 लाख की पेमेंट करी है और इंटीरियर डिजाइनर को आपने 2.5 लाख की पेमेंट करी है, तो यहां पर भी पेमेंट जो है वो 50 लाख एक्सीड नहीं कर रही। ना तो कॉन्ट्रैक्टर को 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट किया है, ना तो इंटीरियर डिजाइनर को करा है, तो आपका 194 एम भी यहां पर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। मतलब ना सी में टीडीएस कटेगा, ना जे में टीडीएस कटेगा, ना एम में टीडीएस कटेगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन था। तो क्या कह रहा है, with respect to the payment made to the contractor and to the interior designer, Chanchal consulted various person and they have the following views. She is required to deduct the tax under section 194C 194J। नहीं नहीं नहीं। She is required to deduct the tax under section 194M। नहीं। She is not required to deduct the tax neither under section 194C nor under section 194J since the amounts are paid for the personal purpose। ये एडवाइस मैडम को ठीक मिली है। She is not required to deduct the TDS under section 194M as आपने जो पेमेंट करी है
वो अपने पास 50,000 को एक्सीड नहीं कर रही, एज जो आपने पेमेंट करी है वो 50,000 को एक्सीड नहीं कर रही। तो सर यहां पर ये स्टेटमेंट भी ठीक है भाई, ना तो सी में कटेगा, ना तो जे में कटेगा, ना तो एम में कटेगा। तो इनको जो 4 एडवाइस मिली थी, उन 4 एडवाइस में थर्ड और फोर्थ एडवाइस करेक्ट है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? ए, थर्ड एंड फोर्थ एडवाइस इज करेक्ट। थर्ड एंड फोर्थ एडवाइस इज करेक्ट। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है 28/5/25 को शी सोल्ड वन कमर्शियल प्रॉपर्टी, इन्होंने कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच दी 50 लाख रुपए की। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू रजिस्ट्रेशन के डेट पर थी 58 लाख रुपीस की। वैल्यू एडॉप्टेड बाय द स्टैंप ड्यूटी वाज 54 लाख ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। पार्ट पेमेंट आपको अकाउंट पे चेक से मिल गई है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। तो इसका मतलब एसडीवी कौन सी वाली लॉक हो जाएगी? 54 लाख लॉक हो जाएगी एग्रीमेंट के डेट वाली, क्योंकि आपको अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट आ चुका है। तो बाबू आपने कितने में बेचा है? 50 लाख में बेचा है। तो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या बनेगा? आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या बनेगा? अगर आप सेल वैल्यू का 110% करते हो तो सेल वैल्यू का 110% इज 55 लाख, और आपकी एसडीवी इज 54 लाख, आपकी एसडीवी इज 54 लाख। तो क्या आपकी एसडीवी आपके 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा है? सर नहीं है, 110% ऑफ कंसिडरेशन 55 लाख है। तो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या बनेगा? सेल वैल्यू बनेगी, यानी कि 50 लाख बनेगा। आपने प्रॉपर्टी कब परचेज करी थी? 40 लाख रुपए की परचेज करी थी 28 जून 2023 को। 28 जून 2023 को खरीदी थी और 28/5/2025 में आपने बेची है। मतलब आपका जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है, आपका जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो यहां पे लेस देन 24 मंथ का है, लेस देन 24 मंथ का है, लेस देन 24 मंथ का है, लेस देन 24 मंथ का है। अरे भाई 28/6/23 को खरीदी थी तो इसके 24 महीने कब पूरे होंगे? 28/6/25 को पूरे होंगे। तो 28/6/25 आने से पहले ही आपने इसको बेच दिया, मतलब 24 महीने से पहले बेच दिया। तो यहां पर आपके पास जो कैपिटल गेन आएगा दैट विल बी अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कितने का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा? कितने का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 10 लाख, 50 माइनस 10, 40 लाख रुपए का आपके पास क्या आएगा? 40 लाख रुपए का आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। इसके बाद कह रहा है द ब्रॉट फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम अनयूटिलाइज शेयर इज ₹5,50,000। आप मुझे बताओ, क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकता हूं? सर नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट कर सकता हूं, और मुझे यहां पर कहीं पर भी मेरी इनकम के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कि नहीं। जहां तक अभी तक पड़ा है तो नहीं है, इसे क्या करना पड़ेगा? कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द ईयर मिस चंचल incurred a loss of rupees 70 lakh while trading in the agricultural commodity derivative. No CTT was paid. No CTT was paid. आपने एग्रीकल्चरल कॉमोडिटी डेरिवेटिव की ट्रेडिंग करी है। बाबू मेरी एक बात याद रखना, बाबू मेरी एक बात याद रखना। क्या याद रखोगे? कि अगर आप स्टॉक डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप स्टॉक डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग कर रहे हो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, और आप कॉमोडिटी डेरिवेटिव की ट्रेडिंग कर रहे हो, आप कॉमोडिटी डेरिवेटिव की ट्रेडिंग कर रहे हो कहां पर? अपने पास कॉमोडिटी एक्सचेंज पे, कॉमोडिटी एक्सचेंजेस एमसीएक्स। तो बाबू इसे हम अपने पास स्पेक्यूलेटिव कंसीडर नहीं करते, ये स्पेक्यूलेटिव बिजनेस नहीं माना जाता, ये स्पेक्यूलेटिव बिजनेस नहीं माना जाता। इसको क्या मानते हैं सर? सर इसको डीम करते हैं कि ये नॉन स्पेक्यूलेटिव है। इसे डीम करते हैं कि ये अपने पास क्या है? ये अपने पास नॉन स्पेक्यूलेटिव है, नॉन स्पेक्यूलेटिव है, दिस इज नॉन स्पेक्यूलेटिव। अब यहां पर आगे क्या कह रहा है? चंचल ने ऑप्ट आउट कर लिया है डिफॉल्ट रिजीम से। ठीक है, तो टैक्स ऑडिट नहीं होगा, इसका जवाब दे चुके हैं। टीडीएस टीसीएस का जवाब दे चुके हैं। कैपिटल गेन कितना आएगा? सर कैपिटल गेन 10 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। तो थर्ड वाले का भी आंसर आ गया। कौन से लॉसेस आपको कैरी फॉरवर्ड करने होंगे? एज्यूम करके चलो आपकी बिजनेस इनकम 45 लाख की है और प्रोफेशनल इनकम 25 लाख की है।
तो आपके पास बिजनेस की और प्रोफेशन की इनकम मिलाकर कितने का हो जाएगा? 45 प्लस 25, ये आपके पास 70 लाख आ जाएगा। और आपके पास कॉमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग में 70 लाख रुपए का लॉस है, वो यहां पर एडजस्ट हो जाएगा। अरे नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस है ना, नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस तो आपके बिजनेस लॉस से, बिजनेस इनकम से एडजस्ट हो सकता है ना। नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का जो लॉस है वो तो आपकी बिजनेस इनकम से एडजस्ट हो सकता है ना। तो आपने यहां पे 70 लाख रुपए की बिजनेस इनकम कमाई है और कॉमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग में आपके पास 70 लाख रुपए का लॉस है, 70 लाख का लॉस है। तो आप इस लॉस को क्या कर लोगे? एडजस्ट कर लोगे। ये लॉस कौन सा लॉस है? ये लॉस नॉन स्पेक्यूलेटिव का लॉस है, नॉन स्पेक्यूलेटिव का लॉस है। ये लॉस कौन सा लॉस है? ये लॉस नॉन स्पेक्यूलेटिव का लॉस है बेटा। ठीक है, तो आपको ये 70 लाख का लॉस एडजस्ट हो गया, मतलब आपकी पीजीबीपी की इनकम कितने की हो गई? 0 की हो गई। तो यहां पर पूछा है कौन सा लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, तो एक ही लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है आपका। आपका एक ही लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ये 5,50,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 5,50,000 का कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे 5,50,000 का कैरी फॉरवर्ड होगा। जो 70 लाख रुपीस का आपका लॉस है एग्रीकल्चर कॉमोडिटी डेरिवेटिव का, वो नॉर्मल बिजनेस का लॉस है और उसे आप सेट ऑफ कर सकते हो अपनी बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम से। देयरफॉर जो आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आया था लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 550 का, ये केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट हो सकता है और आपके पास कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है। आपके पास कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा राज्य? इसे आपको अपने पास कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। इसे आपको क्या करना पड़ेगा सर? इसे आपको अपने पास कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, डन मालिक। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केस सिनेरियो नंबर 18 की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केस सिनेरियो नंबर 18 की। क्या कह रहा है? पहले एक काम करते हैं, वापस से वही काम करेंगे हम लोग कि क्या क्या मांगा गया वो देखते हैं। व्हाट इज द क्वांटम ऑफ इनकम ऑफ धवल विच इज टू बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ अभिषेक इफ एनी, एज्यूमिंग दैट द इनकम ऑफ अभिषेक इज ग्रेटर देन हिज स्पाउस। मतलब क्या हो गया? धवल इनका माइनर चाइल्ड होगा और अभिषेक पापा हैं और इनकी वाइफ जो है उनकी इनकम अभिषेक से कम है, अभिषेक से कम है। तो यहां पर क्लबिंग की बातें हो रही हैं, क्लबिंग की बातें हो रही हैं। धवल की इनकम किसके हाथ में क्लब होगी? अभिषेक का ग्रॉस टोटल इनकम पूछा है, कितना डिडक्शन मिलेगा अभिषेक को 80C में, यह पूछा है, और अभिषेक की ही टैक्स लाइबिलिटी पूछी है। मतलब दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट, दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट अभिषेक, दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट अभिषेक। ओके चलो, अभिषेक दद्दा 42 ईयर्स के हैं, working as a CEO of Soil Limited. He provides the following information for the preparation and filing of his income tax return for the year ended 31st March 26। ठीक है, ये अपनी इनकम का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कह रहे हैं मेरे को सैलरी मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं, पर्क मिलते हैं फ्रॉम द सॉइल लिमिटेड 1,35 लाख रुपीस के। ठीक है, भाई साहब ने कौन सी रिजीम ली है पढ़ लें। Assuming that tax has been deducted on time wherever applicable, Abhishek has opted out of the default regime। अभिषेक ने डिफॉल्ट रिजीम से ऑप्ट आउट कर लिया, मतलब ओल्ड रिजीम में कार्यक्रम हो रहा है। तो ये जो सैलरी मिली है, इस सैलरी में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, यानी कि इनकम हो जाएगी 1,34,50,000, 1,34,50,000, 1,34,50,000, 1,34,50,000। Are you getting my point? Are you getting my point? 1,34,50,000. Dividend from PRQ Limited declared and received in July 2025 is rupees 5,90,000। तो डिविडेंड जो होता है वो अदर सोर्स की इनकम होता है, तो ये भी हमारे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, ये भी हमारे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट इनकम आई है सेविंग बैंक अकाउंट से इन एसबीआई। अच्छा, इंटरेस्ट इनकम आई है ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। अब हमने ओल्ड रिजीम ली है, ओल्ड रिजीम ली है, तो सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट आया है, तो 80 TTA नाम की एक चीज होती है, 80 TTA नाम की एक चीज होती है। तो 80 TTA में आपके 10,000 रुपए माफ हो जाएंगे, यानी कि 14,530 रुपए ही टैक्सेबल होने वाले हैं। ठीक है,
इसके बाद क्या कह रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है ऑन द ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस इन मुंबई, दैट इज 173,540, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया है ऑन द ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, एसटीटी आपने पे करा हुआ है, ये 73 लाख रुपीस का आया है, तो दिस इज 111A, दिस इज 111A। इसके बाद कह रहा है ही ऑल्सो फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पेमेंट्स मेड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26। 3 ईयर का पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट है। देखो 80C के अंदर 5 ईयर के पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की डिडक्शन मिलती है, 3 ईयर की नहीं मिलती, तो इसकी कोई डिडक्शन नहीं है। पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया है, 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। ट्यूशन फीस आपने पे करी है 3 बच्चों की इन द भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन दिल्ली, 20,000 पर एनम पर चाइल्ड, तो 3 बच्चों की दी है, 80C में 2 बच्चों की मिल जाएगी, यानी कि 40,000 रुपए की मिल जाएगी आपको ट्यूशन फीस की रिडक्शन 80C में। सब्सक्रिप्शन करा है आपने एनएचएआई में, ये रिडीमेबल बॉन्ड्स है आफ्टर 5 ईयर्स ऑन 16 मार्च, 16 मार्च को आपने एनएचएआई के बॉन्ड्स में पैसा लगा दिया जिनका 5 साल बाद रिडम्पशन होगा। तो बाबू ऊपर देखो ना, ऊपर देखो 15 दिसंबर को तुम्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था रेसिडेंशियल हाउस को बेच के, तो घर को बेच के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था, और तुमने 54EC वाले बॉन्ड खरीद लिए। ये कौन से बॉन्ड है, 54EC वाले बॉन्ड है, ये 54EC वाले बॉन्ड है, तो तुम्हें इसकी क्या मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। कहां मिलेगी, यहां। अब देखो कैपिटल गेन 173,540 का हुआ है, लेकिन तुमने पैसा 2 लाख रुपए लगाया है, तो जो एग्जेम्पशन मिलेगी क्या वो इनकम से ज्यादा मिल सकती है, नहीं, एग्जेम्पशन इनकम से ज्यादा नहीं मिल सकती। तो 173,540 आपका 54EC में मैंने एग्जेम्प्ट करा दिया, यानी कि मेरा एलटीसीजी टैक्सेबल कितना हो गया, निल। आगे क्या कह रहा है, इनका बेटा है धवल, उसकी एज 15 साल की है, हैज ऑल्सो अर्न द फॉलोइंग इनकम। धवल ने क्विज कंपटीशन से 25,000 रुपए कमाए हैं, बेटे ने अपने स्किल से 25,000 रुपए कमाए, तो क्या इसकी क्लबिंग होगी, स्किल से 25,000 रुपए कमाए हैं, क्या इसकी क्लबिंग होगी, द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, इसकी क्लबिंग नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी आपके पास 9,500 आ रहा है, इसकी क्लबिंग होगी, और हमने ओल्ड रिजीम ली है, तो हमें 1,500 रुपए की एग्जेम्पशन मिल जाएगी 1032 में, और क्लबिंग जो होगी वो कुल 8,000 रुपए की होगी। क्लबिंग जो होगी वो कुल 8,000 रुपए की होगी। अब पहला सवाल क्या था, धवल की कितनी इनकम को आप क्लब करोगे, तो धवल की कितनी इनकम को क्लब करोगे, धवल की 8,000 रुपए की इनकम क्लब होगी। अभिषेक का जीटीआई आपको बताना है, तो अभिषेक का जीटीआई निकालते हैं। तो अभिषेक के पास सैलरी इनकम है, अभिषेक के पास अदर सोर्स का इनकम है, अभिषेक के पास कैपिटल गेन का इनकम है, पीजीबीपी नहीं है, एचपी नहीं है। सैलरी कितनी है उसके पास, सैलरी है उसके पास 1,34,50,000, 1,34,50,000, 1,34,50,000। उसके पास अदर सोर्सेस में कितनी कमाई है, सर अदर सोर्सेस में उसके पास डिविडेंड इनकम है 590 का, उसके पास इंटरेस्ट इनकम है 24,530 का, जीटीआई में 24,530 आएगा, ठीक है। इसके बाद बेटे का 8,000 रुपए भी क्लब हो रहा था, बेटे का 8,000 रुपए भी क्लब हो रहा था, और कोई अदर सोर्स की इनकम है नहीं, तो अदर सोर्स की इनकम में डिविडेंड आएगा 590, मैं ब्लू से हाईलाइट करता हूं, 590 आएगा, 24,530 आएगा, और आपका ये 8,000 आएगा, प्लस कर लेते हैं, 590 आएगा, 24,530 आएगा, और ये 8,000 आएगा, 6,22,530, अदर सोर्स में 6,22,530 बेटे का क्लब करने के बाद, और कैपिटल गेन में इनके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो पूरा खत्म हो गया था, इनके पास 73 लाख रुपीस का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, 73 लाख रुपीस का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो जीटीआई इनकी बन रही है 1,34,50,000 प्लस 622,530, 622,530 प्लस 73 लाख,
2,13,72,530 ये जीटीआई आ रही है। 2,13,72,500 दिस इज माय जीटीआई, ए विल बी द जीटीआई। कितना डिडक्शन मिलेगा 80C में? तो 80C में आपको डिडक्शन मिल रहा है ये 35,000 का और ये 40,000 का, 75,000 का डिडक्शन आएगा 80C में। ठीक है, तो आपके पास अब इसमें से मैं अगर डिडक्शन माइनस करूं तो 80C में आपके पास 75,000 की डिडक्शन है, 80 TTA में आपके पास 10,000 की डिडक्शन है, और कोई डिडक्शन नहीं है, और कोई डिडक्शन नहीं है। 54EC की डिडक्शन ले ली है, इनकी ले ली, इसकी मिलनी नहीं है, और कोई डिडक्शन नहीं है। तो आपके पास टोटल इनकम कितने की आ जाएगी? आपके पास टोटल इनकम कितने की आ जाएगी? -85,000। टोटल इनकम आ जाएगी 2,12,87,530। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपसे टैक्स लाइबिलिटी भी पूछी गई है, टैक्स लाइबिलिटी भी पूछी गई है। तो बाबू प्लीज जरा ध्यान से देखो, मेरी जो टोटल इनकम है वो कितने की है? 2,12,87,530। मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर जाए तो आपको इनकम को स्प्लिट करना होता है फॉर द पर्पज ऑफ सरचार्ज। आपका डिविडेंड इनकम, आपका 112 वाला इनकम, आपका 112A वाला इनकम और आपका 111A का इनकम जो भी है उसे अलग कर दो, जो भी है उसे अलग कर दो। तो डिविडेंड इनकम आपके पास कितने की थी? डिविडेंड इनकम आपके पास 590 की थी और 111A 73 लाख का था, तो मतलब 7890। इस पे जो भी टैक्स आएगा उस टैक्स पे कितना सरचार्ज लगाओगे? उस टैक्स पे 15% का सरचार्ज लगाओगे, 15% का सरचार्ज लगाओगे। और जो आपकी अदर इनकम है, जो आपकी अदर इनकम है वो कितने की बची? सर अदर इनकम बची 1,33,97,530। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब क्योंकि आपकी जो अदर इनकम है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो इस पे भी जो टैक्स आएगा उस पे कितना सरचार्ज लगेगा? उस पे भी 15% का सरचार्ज लगेगा। तो ऑल इन ऑल एक ही सरचार्ज लगना है 15% वाला, ऑल इन ऑल एक ही सरचार्ज लगना है 15% वाला। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है, ये जो आपके पास 2,12,87,530 आ रहा है, इसमें आपकी नॉर्मल इनकम कितनी है? और स्पेशल इनकम में तो केवल 111A है। 111A आपके पास 73 लाख का है, 73 लाख पे तो 20% का टैक्स लगेगा। नॉर्मल इनकम कितने की बचेगी? 2,12,87,530 माइनस 73 लाख, ये आपके पास बचेगी 1,39,87,530। इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा एट स्लैब रेट, एट स्लैब रेट। अब बाबू प्लीज मेरी बात सुनना, ये 42 इयर्स का है और इसने शिफ्ट आउट कर लिया है, मतलब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख वाला चलेगा। इस पे आप स्लैब रेट से टैक्स निकालो कितना आ रहा है। तो इसमें से अगर मैं 10 लाख हटा दूं और बाकी का 30 करके प्लस 1,12,500, तो ये मेरा आ रहा है 40,08,759। और 73 लाख का 20% आ रहा है 14,60,000, 14,60,000। इन दोनों को प्लस करो, प्लस 40,08,759, 54,68,759। इसमें 15% का सरचार्ज ऐड करो और जो आए उसमें 4% का सेस ऐड करो, तो टैक्स आ रहा है आपका 65,40,635.7। तो अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो आपके पास 65, 40, 640 दिया हुआ है, राउंड ऑफ करके, राउंड ऑफ करके आपका आ रहा है 65, 40, 635, राउंड ऑफ होके ये आ रहा है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन विल बी ए। आपका जो राइट ऑप्शन है, दैट राइट ऑप्शन विल बी ए, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक 65, 40, 640।
दिस विल बी द राइट आंसर। ओके रिपोर्ट, चलिए लेट्स मूव टू द अनदर केस सिनेरियो। दैट केस सिनेरियो नंबर इज केस सिनेरियो नंबर 19। केस सिनेरियो नंबर इज 19। चलिए पहले एक बार रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चंस की डिमांड क्या क्या है। क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है एक्स का। आपको मिस्टर एक्स रिक्वेस्ट यू टू कंप्यूट हिज टैक्स लाइबिलिटी सो दैट हिज टैक्स लाइबिलिटी इज मिनिमम, मतलब ओल्ड और न्यू दोनों में से जहां पर भी कम आएगा वो सिलेक्ट करेंगे। एक्स had given the house property at मुंबई on rent to मिस्टर वाई। एक्स ने अपना घर किराए पर दिया है वाई को, जो कि एक सैलरीड एम्प्लॉय है। इज देयर एनी रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट द टैक्स एट सोर्स ऑन सच रेंट? हाँ सर है। एक सेक्शन होता है सेक्शन 194 आईबी। 194 आईबी कहता है कि सर अगर आप अपने पास 50,000 रुपए से ज्यादा का रेंट पे कर रहे हो और आपको 194 आई में टीडीएस नहीं काटना है, तो हो सकता है कि आपको 194 आईबी में टीडीएस काटना पड़े अगर आपका रेंट पेड 50,000 से ज्यादा का है। तो हम चेक कर लेंगे कि यहां पे रेंट कितना है एंड देन वी विल डिसाइड। तो 194 आईबी यहां पे लग सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एडवांस टैक्स? एडवांस टैक्स को लेके बातचीत हो रही है। ठीक है, 4 ही क्वेश्चन है। चलिए केस को रीड करते हैं। Mr. X wanted to file his return of income for the previous year 25-26. He is required assistance for which he has approached you. Oh my God! इंटर के बच्चे के पास अगला आ रहा है अपनी रिटर्न फाइल करवाने के लिए। देख रहे हो तुम्हारी कितनी इज्जत है। He has shared the following details relevant to the previous year 25-26. मिस्टर एक्स के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है एंड उसको उसने रेंट आउट किया हुआ है 70,000 पर मंथ पे। He claims that this was the only income which he earned during the previous year. However, you had sought for his bank statement. बैंक स्टेटमेंट मंगाया आपने and you observed the following information. There is a credit of 23,975 towards the income tax refund, which include 5,775 towards the interest on the income tax refund. तो सर देखो, जो इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट होता है ये आपके लिए अदर सोर्स की इनकम होता है। तो 5775 में से आपके पास अदर सोर्स की इनकम आ गई। ऑन 15th August 2025 द बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट ऑफ 55,000 which he claimed to have received एज अ गिफ्ट फ्रॉम अ ग्रैंड चिल्ड्रन ऑन ए 60th बर्थडे। तो ग्रैंड चिल्ड्रन जो होते हैं वो रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव से अगर गिफ्ट मिला है तो वो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा। On further assessment, you were able to understand Mr. X and his wife had traveled to Australia during the previous year 25-26 to spend some time with their daughter who is staying Australia since her marriage. On scrutiny of their passport and relevant documents, you conclude that they had left India on 27 September 25 and returned on 30th March 26. During the 4 preceding years, पिछले चार साल में वो इंडिया में 320 डेज थे और उससे पहले वो हमेशा इंडिया में ही रह रहे थे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन रेसिडेंशियल स्टेटस का ही है तो वो पता लगा लेते हैं। 27 सितंबर को ये इंडिया से गए हैं और 30 मार्च को ये इंडिया आए हैं। तो 27 वॉज डिपार्चर इंडिया में था, 30 मार्च को आए हैं तो अराइवल इंडिया में था। तो मैं कह सकता हूं कि 28 सितंबर से 29 मार्च तक ये इंडिया में नहीं थे। दिस वॉज आउटसाइड इंडिया। तो सितंबर के कितने दिन हो गए? 28, 29, 30। 3 दिन सितंबर के हो गए, 31 डेज अक्टूबर के हो गए, 30 डेज नवंबर के हो गए, 31 डेज दिसंबर के हो गए, 31 डेज जैन के हो गए, 28 डेज फेब के हो गए और 29 डेज मार्च के हो गए। इतने दिन ये इंडिया के बाहर थे। तो 3 + 31 + 30 + 31 + 31 + 28 + 29, मतलब ये 183 डेज इंडिया के बाहर थे। 183 डेज इंडिया के बाहर थे। तो साल में कितने दिन होते हैं सर? सर साल में 365 डेज होते हैं। 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 तो 365 में से 183 हटा दोगे तो आपके पास 182 डेज ये इंडिया में थे। 182 डेज ये इंडिया में थे। तो क्या बेसिक कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई?
सर बेसिक कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब वो कह रहा है कि पिछले 4 साल ये 320 दिन थे और उससे पहले ये हमेशा इंडिया में थे, हमेशा इंडिया में थे। तो मतलब पिछले 7 साल में बड़े आराम से 730 डेज की कंडीशन पूरी हो जाएगी। पिछले 10 साल में आराम से 2 साल में रेसिडेंट बन जाएंगे, यानी कि ये बंदा एडिशनल कंडीशन बड़े आराम से सेटिस्फाई करेगा। ये आरओआर है, ये आरओआर है। दूसरे में आपसे टैक्स लाइबिलिटी पूछी गई थी, तो टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए आपको एक्स की टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी, आपको एक्स की टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी। तो एक्स के पास 70,000 पर मंथ का रेंट आता है, यही आपका जीएवी बन जाएगा। तो 70,000 इंटू 12 840। म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह के बारे में कुछ बताया नहीं गया, तो यही एनएवी और इसमें से 30% का डिडक्शन माइनस करो तो 588 की एचपी इनकम है, 588 की एचपी इनकम है। इनकम टैक्स रिफंड पे इंटरेस्ट आया था 5775 का। और कोई इनकम दे रखी है क्वेश्चन में? और कोई इनकम क्वेश्चन में नहीं दे रखी। तो आपके पास 5775, यहां पे आपकी इनकम आ रही है 593,775। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है और मिनिमम आय, मिनिमम आय मतलब कि आपसे चाह रहा है कि ओल्ड और न्यू, ओल्ड और न्यू दोनों लगा के देख लो। अब भाई साहब आपकी टोटल इनकम 5,93,000 आ रही है, तो न्यू रिजीम में अगर आप जाओगे तो 12 लाख रुपए तक तो रिबेट मिल जाती है। तो इस 593 पे अल्टीमेटली आपका कोई भी टैक्स निकल कर नहीं आएगा, योर टैक्स लाइबिलिटी विल बी निल। इसके बाद कह रहा है कि मिस्टर एक्स ने हाउस प्रॉपर्टी किराए पे दी थी वाई को, वाई 70,000 रुपीज का किराया दे रहा है, मतलब किराया 50,000 रुपए से ज्यादा है। तो साल भर का कितना रेंट आया है? सर साल भर का 8,40,000 का रेंट आया है, रेंट 50,000 से ज्यादा है। तो 194 आईबी कहता है कि आपको 2% का टीडीएस काटना पड़ेगा, तो 840 का 2% का टीडीएस, यानी कि 16,800 का टीडीएस आपका यहां पे कटेगा, 16,800 का टीडीएस यहां पे कटेगा। तो यस, मिस्टर वाई इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टीडीएस 16,800। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। एडवांस टैक्स लाइबिलिटी आपको बतानी है, तो यहां पर हमें क्लियरली पता था कि ये जो असेसी है वो 60 प्लस है। देखो ना, यहां पे लिखा है कि वो अपना 60th बर्थडे मना चुका है, मतलब कि ये सीनियर सिटीजन है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आपके पास कोई भी पीजीबीपी इनकम नहीं है, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो और आपके पास कोई भी पीजीबीपी इनकम नहीं है, तो आपको एडवांस टैक्स नहीं देना। तो यहां पे एडवांस टैक्स लाइबिलिटी शैल नॉट अराइज सिंस मिस्टर एक्स इज अ सीनियर सिटीजन एंड ही हैज नो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो आपका राइट आंसर विल बी बी। ठीक है, तो इजी था ये वाला तो। ठीक है, 16,800 का टीडीएस कटेगा। ठीक है, यहां पे टैक्स लाइबिलिटी तो नील ही आनी है। ये आपको बिना वजह कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगा सकते हो आप लोग। ठीक है, और ये अपने पास क्या है? आरओआर है, आरओआर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। आइए देखते हैं क्या क्या पूछा है। सबसे पहले वापस से रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा है जुकारो का। इसके बाद क्या पूछा है? एज्यूम फॉर द पर्पज ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन, अगर जुकारो एनआर है तो जो इनकम उसने कमाई है 875 की थ्रू द एक्टिविटी ऑफ प्रोक्योरिंग द रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन सिंगापुर शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। तो मैं वैसे ही बता देता हूं बिना रीड करे, बिना रीड करे, कि अगर आप इंडिया से माल खरीदते हो, आप इंडिया से माल खरीदते हो, माल खरीदने से बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया एस्टेब्लिश नहीं होता। अगर आप एक एनआर हो, अगर आप एक एनआर हो और आपकी फैक्ट्री सिंगापुर में है, आपकी फैक्ट्री सिंगापुर में है, आप केवल इंडिया से रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हो, तो इंडिया से रॉ मटेरियल परचेस करने से सिंगापुर वाली फैक्ट्री का इंडिया के साथ कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा। मतलब यहां पे सेक्शन नंबर 9 डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो मैं पहले से बता दे रहा हूं, इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, सेकंड का बी होगा, सेकंड का बी होगा। यहां पे तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है? वुड इनकम अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन इंदौर
इज चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ जुकारो, इफ यस देन कंप्यूट द कैपिटल गेन्स। तो कैपिटल गेन्स का यहां पे काम है। इनकम अर्न्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड गिवन ऑन लीज इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ जुकारो। ठीक है, बस चलिए, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से एक बार रीड करते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है जुकारो का, कैपिटल गेन निकालना है जुकारो का, और एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर बातचीत करनी है। तीन चीजों के ऊपर दिमाग लगाना है। जुकारो की एज 42 ईयर्स की है। जुकारो सीनियर सिंगापुर के सिटीजन है, मतलब कि इनके पास दोनों बेसिक कंडीशन अवेलेबल होंगी। He visits India for the business purpose. He visits India for the business purpose on regular basis. He was in India for the first time in 21-22. 21-22 में 270 डेज के लिए आए थे, 22-23 में 190 डेज के लिए, 23-24 में 145 डेज के लिए, इन द ईयर 24-25 155 डेज के लिए। तो पिछले 4 साल का डेटा दे दिया। करंट ईयर 25-26 में ये इंडिया आए हैं 10 अगस्त को प्लेजर ट्रिप के लिए, and his family returned on 31st October. However, he stayed back to complete some business commitment and returned on 17th November. तो आपको करंट ईयर का स्टे पता लग गया, करंट ईयर का स्टे पता लग गया। करंट ईयर का स्टे जो आ रहा है 10 अगस्त को आए थे और 17 नवंबर तक थे। तो करंट ईयर में अगर आप अगस्त में काउंट करोगे तो अगस्त में 22 दिन मिल जाएंगे, सितंबर में 30 दिन मिल जाएंगे, अक्टूबर में 31 डेज मिल जाएंगे, नवंबर में 17 डेज मिल जाएंगे। तो मतलब करंट ईयर में 100 दिन हो। और पिछले 4 साल में 270 प्लस 190 प्लस 145 प्लस 155, 270 प्लस 190 प्लस 145 प्लस 155, 760 डेज हो। पिछले 4 साल में आप 760 डेज हो, 760 डेज हो, आप 760 डेज हो। 21-22 में आप 270 डेज थे, तो 21-22 में आप रेसिडेंट हो। 22-23 में आप 192 डेज थे, तो आप यहां पर भी रेसिडेंट हो। रेसिडेंट कैसे बनते हैं? बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करके। अब मेरी बात देखो, आप यहां पे सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, प्लस आप दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो। यहां पे आप सेकंड वाला बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, प्लस आप यहां पर दोनों दोनों एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हो। सेकंड बेसिक कंडीशन कहती है कि आपका करंट ईयर में 60 होना चाहिए, पिछले 4 साल में 365 होना चाहिए। तो करंट ईयर में 60 से ज्यादा है, पिछले 4 साल में 365 डेज से ज्यादा है, तो सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एडिशनल कंडीशन कहती है पिछले 10 साल में से 2 में रेसिडेंट होना चाहिए। तो 21-22 में भी आप रेसिडेंट हो और 22-23 में भी आप रेसिडेंट हो, और पिछले 7 साल में आपका जो स्टे होना चाहिए वो 730 डेज से ज्यादा होना चाहिए। आपका है। तो आपने एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी है, तो यहां पर आप क्या बन जाओगे जी? यहां पर आप आरओआर बन जाओगे। ठीक है, सेकंड पार्ट तो आप ऑलरेडी कर ही चुके हो। अब थर्ड पार्ट कैपिटल गेन के ऊपर दिमाग लगाना है। जुकारो ओन करते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन सिंगापुर। ही बेसिकली कम्स टू इंडिया फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। ही हैज अपॉइंटेड मनीष एज अ डिपेंडेंट एजेंट इन मुंबई हु प्रोक्योर्स द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड देन एक्सपोर्ट इट टू द सिंगापुर टू हिज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, देन सेल द फिनिश प्रोडक्ट देयर। ठीक है, an income of 8,75,000 was received in Singapore out of this activity in 25-26। तो बाबू ये वाली एक्टिविटी हमारी टैक्सेबल नहीं है, ये ज्ञान फालतू का दिया हुआ है। He purchased a residential property of 17,50,000 in April on getting a attractive deal in November 25। लॉन्ग टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया। अप्रैल में खरीदी थी, नवंबर में बेच रहे हैं। इन्होंने ये प्रॉपर्टी 26-25 में बेच दी और 2% का इन्होंने यहां पे ब्रोकरेज दिया है। तो कुछ नहीं करना, 26-25 में बेची है, 26-25 में बेची है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 26,25,000 है। 2% का ब्रोकरेज आपने पे करा है, माइनस कर दीजिए 2% का ब्रोकरेज, 25,72,500 आएगा। और आपने खरीदा कितने का था? 1750 का खरीदा था, माइनस कर दीजिए, आपके पास 25,72,500 माइनस 17,500, 1750, आपके पास 822,500 का कैपिटल गेन आएगा। 822,500 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। टैक्स आपको निकालने के लिए नहीं बोला है। 822,500 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। सर देखो, इंदौर की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इंडिया में है,
तो इंडिया की प्रॉपर्टी बिकेगी, इंडिया की प्रॉपर्टी बिकेगी, इंडिया की प्रॉपर्टी बिकेगी, तो बाबू गेन तो आएगा। तो थर्ड का डी विल बी द आंसर, थर्ड का डी विल बी द आंसर। ठीक है, इसके बाद फोर्थ में क्या बोल रहा है, एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। जुकारो ऑल्सो परचेज एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया एंड लीज कर दिया इन्होंने एक टेनेंट को। टेनेंट क्या करता है, शेयर अ पोर्शन ऑफ हिज एग्रीकल्चर इनकम विद जुकारो एज अ कंसिडरेशन ऑफ रेंट फॉर द लैंड एवरी ईयर। ठीक है, द शेयर इन द इनकम फ्रॉम द लैंड इज 6,50,000। तो हम यहां पर मान के चल रहे हैं कि टेनेंट क्या कर रहा है, वहां पे खेती बाड़ी कर रहा है, और टेनेंट अपनी एग्रीकल्चर इनकम जुकारो के साथ शेयर करता है। मतलब टेनेंट जो भी कमाता है उसमें से एक हिस्सा वो जुकारो को देता है। मतलब टेनेंट इज डूइंग व्हाट, टेनेंट इज डूइंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो एग्रीकल्चरल लैंड को अगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लेट आउट करते हो तो वहां से जो भी किराया आता है वो एग्रीकल्चर इनकम होता है, और उस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी ए, सच इनकम विल बी अ एग्रीकल्चर इनकम एंड इट इज अ एग्जेम्प्ट। तो यस वाला आंसर तो आएगा ही नहीं, यस वाला आंसर आएगा ही नहीं, ए आएगा, सच इनकम इज एग्जेम्प्ट सिंस इट इज अ एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, चलिए अगले केस पे चलते हैं, केस सिनेरियो नंबर 21, केस सिनेरियो नंबर 21। चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं। आपको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है राजन का। व्हाट वुड बी द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज ऑफ द राजन, राजन की सैलरी इनकम निकालनी है। हाउ मच डिडक्शन इज अवेलेबल अंडर चैप्टर 6A, राजन को कितनी 6A में डिडक्शन मिलेगी, और राजन की टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है, और राजन की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होगी वो भी आपको बतानी है। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट राजन। एक तरीके से मैं आपको बताऊं, राजन की आपसे टोटल इनकम निकलवा रहा है। ठीक है, एक तरीके से राजन की टोटल इनकम ही आपसे यहां पे कैलकुलेट करवाई जा रही है। चलिए ध्यान से रीड करते हैं। यहां पर पहली निगाह जो मेरी गई है वो यहां पे गई है कि राजन बाबू ने शिफ्ट आउट कर लिया है डिफॉल्ट रिजीम से। ठीक है, तो सारा का सारा क्वेश्चन हम ओल्ड रिजीम को दिमाग में रखते हुए सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, राजन की एज 62 ईयर्स की है और राजन एक इंडियन सिटीजन है, 62 ईयर का है और इंडियन सिटीजन है, resides in Delhi. His wife शीतल and daughter रिया also reside with him. मियाँ, बीवी और बेटी। रिया की एज 16 ईयर्स की है और रिया 12th में पढ़ रही है डीएवी स्कूल एट न्यू दिल्ली। ठीक है, मतलब रिया जो है वो माइनर है। राजन लेफ्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट टू दुबई। लो जी, इंडिया के बाहर चले गए जॉब करने के लिए, इंडिया के बाहर चले गए जॉब करने के लिए ऑन 15 सितंबर 25। स्पेशल कैटेगरी में आ जाएंगे, स्पेशल कैटेगरी में आ जाएंगे। मतलब राजन के पास अब केवल और केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन अवेलेबल है। अगर फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होगी देन ओनली ही विल बी अ रेसिडेंट। अब देखो बाबू, कहां गए हैं ये, दुबई में गए हैं, दुबई में। और आपको पता है दुबई में कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो अगर कोई इंडियन सिटीजन, कोई इंडियन सिटीजन दुनिया के किसी भी कोने में टैक्स नहीं दे रहा और उसकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसके पास डीम्ड रेसिडेंट बनने का चांस है। ठीक है, तो पहलाल तो चेक करो कि ये 15 सितंबर को इंडिया से गए हैं तो क्या ये अपने पास फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। तो 1 अप्रैल से 15 सितंबर तक कितने नंबर ऑफ डेज हो गए सर, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31 और सितंबर के 15। तो मेरे पास 168 डेज आ रहे हैं। वापस से चेक कर लेता हूं, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31 और सितंबर के 15, 168 डेज आ रहे हैं। तो मतलब कि सर फर्स्ट बेसिक कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, फर्स्ट बेसिक कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो अब डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट लग सकता है यहां पे। कह रहा है राजन दुबई चले गए हैं लेकिन उनकी फैमिली ने उन्हें अकंपनी नहीं किया है। ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 25 मार्च, परमानेंटली वापस नहीं आए हैं, इंडिया विजिट पे आए हैं। ठीक है, तो अगर वो इंडिया आए हैं तो विजिटिंग इंडिया वाला प्रोविजन मत लगाना, इंडियन सिटीजन विजिटिंग इंडिया वाला प्रोविजन मत लगाना। वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, छोड़ के जा रहा है, छोड़ के जा रहा है।
ठीक है, तो लिविंग इंडिया वाला प्रोविजन लगेगा। क्या कह रहा है आगे? मिस्टर राजन हैड गॉन आउटसाइड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, अपने जीवन में पहली बार गया है। ड्यूरिंग अप्रैल 25 टू सितंबर 25 ही वॉज वर्किंग विद अ मल्टीनेशनल कंपनी इन दिल्ली एंड अर्नड अ सैलरी ऑफ 14 लाख। इन्होंने 14 लाख रुपए की सैलरी कमाई है इंडिया में, दिल्ली में अर्नड लिखा हुआ है, तो इसमें से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस करनी पड़ेगी। इसमें से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस करनी पड़ेगी, और स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस करने के बाद आपकी इनकम कितने की आएगी? स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस करने के बाद आपकी इनकम 13,50,000 रुपीज की आएगी, सैलरी इनकम। ठीक है। ही पेड ट्यूशन फीस ऑफ 180 फॉर द रिया एजुकेशन इन डीएवी। तो सर ओल्ड रिजीम में जा रहा है, तो 80C में 1,50,000 का डिडक्शन क्लेम कर लेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट राजन ऑल्सो अर्नड अ प्रोफेशनल इनकम ऑफ 60 लाख फ्रॉम इंडिया। तो ये पीजीबीपी की इनकम आ गई इंडिया में। तो बाबू 60 लाख की इनकम ये आ गई, 1350 की इनकम ये आ गई, और दुबई में पक्का टैक्स लगता नहीं है, अभी आगे मिल जाएगा आपको। ड्यूरिंग द ईयर ही ऑल्सो अर्न द इंटरेस्ट फ्रॉम हिज इंडियन सेविंग अकाउंट 12,000 रुपए, इंटरेस्ट फ्रॉम द फिक्स डिपॉजिट विद द नेशनलाइज बैंक 45,000 रुपीज। तो भाई के पास 12,000 का इंटरेस्ट आया है सेविंग अकाउंट से, और 45,000 का इंटरेस्ट आया है एफडी से। हमारा जो भाई है वो 62 ईयर का है, मतलब कि सीनियर सिटीजन है। तो बाबू सीनियर सिटीजन को 80 टीटीबी में 50,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। 80 टीटीबी में 50,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा, यानी कि टैक्सेबल इंटरेस्ट कितना आएगा? टैक्सेबल इंटरेस्ट 12 और 45 ही आएगा। 12 और 45, 57 का इंटरेस्ट आया है, 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, तो 7,000 रुपए ही टैक्सेबल होंगे। कह रहा है कि राजन ने ऑल्सो अर्न किया है सैलरी इनकम इक्विवेलेंट टू 6 लाख रुपीज फॉर हिज जॉब इन दुबई ऑन विच नो टैक्स इज पेबल इन दुबई। दुबई में कोई टैक्स लगता ही नहीं है, दुबई में कोई टैक्स लगता ही नहीं है। जो उसने डिपॉजिट करा है दुबई के अंदर ही, बाद में इंडिया में रेमिट किया है, तो रेमिट करना इंडिया में वो इंडियन इनकम नहीं बनेगी। एक्रू राइज इन दुबई, रिसीव इन दुबई। तो ये 6 लाख रुपए आपके लिए क्या है सर? ये 6 लाख रुपए हमारे लिए फॉरेन इनकम है। अब अगर आप इसकी इंडियन इनकम पूछते हो, तो इसकी इंडियन इनकम कितने की आ रही है? इसकी इंडियन इनकम कितने की आ रही है सर? इसकी इंडियन इनकम में सैलरी इनकम आ रही है 13,50,000 रुपए की। इसके पास पीजीबीपी इनकम आ रही है 60 लाख रुपीस की। अदर सोर्सेस में इसके पास इंटरेस्ट आया है 57,000 रुपीस का, 45 प्लस 12। सो दिस इज ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम बन जाएगी 1350 प्लस 60 लाख प्लस 57,000, 74,07,000 रुपीस की ग्रॉस टोटल इनकम बन जाएगी। डिडक्शन आपके पास कितनी आ रही है? दो तरीके की डिडक्शन आई है, एक 80C आया है और एक 80 TTB आया है। इसमें 150 आया है और इसमें 50 आया है, तो 2 लाख रुपए की डिडक्शन आई है। टोटल इनकम आई है 72,07,000 की। ठीक है, टोटल इनकम आई है 72,07,000 की। देखो ये एनओआर है, ये डीम्ड रेसिडेंट बनेगा ना, डीम्ड रेसिडेंट क्यों बनेगा? इंडियन सिटीजन है, दुनिया के किसी भी कोने में टैक्स का पेमेंट नहीं कर रहा, प्लस इसकी जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख रुपए से ज्यादा की है, तो ये डीम्ड रेसिडेंट बनेगा। और डीम्ड रेसिडेंट कौन होता है? एनओआर। और एनओआर के हाथ में केवल कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? एनओआर के हाथ में इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है, प्लस फॉरेन की बिजनेस इनकम या फिर फॉरेन के प्रोफेशनल इनकम, जिसका कंट्रोल और सेटअप कहां पर होता है? इंडिया में होता है। जिसका कंट्रोल या सेटअप कहां पर होता है? इंडिया में होता है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास पहला आंसर निकल के आ चुका है, रेसिडेंशियल स्टेटस में डीम्ड रेसिडेंट। सैलरी हेड में भी आपने इनकम निकाल ली थी 13,50,000। सी विल बी द राइट आंसर। चैप्टर 6A में डिडक्शन कितनी मिलेगी? 80C और 80 TTB, 2 लाख रुपए की। अब आपको टैक्स लाइबिलिटी बतानी है।
इनकम कितनी आई है? 74,07,000। इनकम आई है 74,07,000। सारी की सारी इनकम हमारे पास नॉर्मल इनकम है, कुछ भी स्पेशल इनकम नहीं है। इसमें जो आपका पहला 10 लाख है उस पे आपका टैक्स आएगा 1,10,000 रुपए, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हो, ओल्ड रिजीम में हो, 3 लाख रुपए वाला बेसिक एग्जामिशन लिमिट मिलेगा। और जो बाकी के बचे हैं 64,07,000, उस पे आपको 30% का टैक्स लगेगा। ये आएगा 1922,100। सारा कुछ मिला के ये हो जाएगा 20,32,100। इनकम 50 लाख के ऊपर गई है, 10% का सरचार्ज लगेगा, जो आएगा उस पे 4% का सेस लगेगा। तो मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है कुछ और इनके हिसाब से आ रहा है कुछ और। कुछ गलती करी है क्या? हाँ, 72,07,000 है। 72,07,000 है। सर व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग सर? व्हाट आर यू डूइंग? 62,07,000 का 30% इज 18,62,100 प्लस 1,10,000, 19,72,100 प्लस 10% प्लस 4%। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 22,56,082.4। तो क्लोजेस्ट आंसर आपका क्या बन रहा है? 22,56,080 राउंड ऑफ होके कितना बनेगा? 22,56,080। ठीक है। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपकी रिटर्न फाइलिंग डेट क्या है, आपको यह बतानी है। रिटर्न फाइलिंग डेट क्या है? तो अगर आपने नोटिस किया हो तो आपके प्रोफेशन की जो ग्रॉस रिसीट्स है वो 90 लाख रुपीस की है। मतलब आपने 50 लाख रुपए से ज्यादा का टर्नओवर किया है, मतलब आपका ऑडिट होगा तो रिटर्न 31 अक्टूबर को जाएगी। ऑडिट होगा तो आपकी जो रिटर्न है वो 31 अक्टूबर को जाएगी। तो आपका करेक्ट आंसर विल बी 31 अक्टूबर। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द अनदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। केस सिनेरियो नंबर 22, ये आज का आखिरी केस सिनेरियो होगा। टोटल 22 केस सिनेरियो हो जाएंगे, 8 रह जाएंगे, वो मैं आपको कल कराऊंगा और हमारे ये 30 के 30 केस सिनेरियो टाटा बाय बाय हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, क्या क्या मांगा गया है वो देख लेते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस मांगा गया है अनिमेश का। आपके अनिमेश के इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कितनी इनकम आएगी ये मांगा गया है। कैपिटल गेन कितना आएगा अनिमेश का शेयर्स को ट्रांसफर करके। टोटल इनकम कितनी होगी अनिमेश की अगर इसने शिफ्ट आउट कर लिया है डिफॉल्ट रिजीम से। और आपकी टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी अनिमेश की अगर इसने ऑप्ट आउट कर लिया है डिफॉल्ट रिजीम से। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट अनिमेश। अनिमेश की टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है कि अनिमेश है, ये अपने पास एक इंडियन सिटीजन है, 61 ईयर के हैं। इन्होंने अपना बिजनेस कनाडा में सेटअप किया हुआ है सिंस 2011 और इनके पास एक घर भी है कनाडा में। आधा घर अपने रेसिडेंस में यूज करते हैं, आधा घर किराए पे दिया हुआ है। इन्होंने दिल्ली में एक फ्लैट परचेज किया है जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 35 लाख रुपीस की है। 42 लाख में खरीदा है जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 35 लाख रुपीस की है। इन्होंने लोन लिया है फ्रॉम द कैनरा बैंक इन इंडिया। लोन लिया है कैनरा बैंक इन इंडिया फॉर ₹34 लाख फॉर द परचेज ऑफ दिस फ्लैट। इस फ्लैट को खरीदने के लिए 34 लाख का लोन लिया है। द इंटरेस्ट ऑन सच लोन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 इज 3,14,000 एंड द प्रिंसिपल रीपेमेंट इज 80,000। तो ओल्ड रिजीम में ये जा रहा है, हमको पता है। तो ये जो प्रिंसिपल रीपेमेंट हुई है 80,000 की, ये हमारे पास 80C में चली जाएगी। और ये जो 3,14,000 रुपीस का इंटरेस्ट है, 3,14,000 रुपीस का इंटरेस्ट है, ये हमको 24B में हाउस प्रॉपर्टी हेड में मिल जाएगा। अनिमेश ने ये फ्लैट किराए पर दिया हुआ है ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 32,500। ठीक है, मंथली रेंट ऑफ 32,500 सिंस अप्रैल 25। इसका प्रॉपर्टी टैक्स इसने पे किया है 40,000, तो मतलब म्युनिसिपल टैक्सेस। अनिमेश जब भी इंडिया आता है
तो ये 40,000 रुपीज का टैक्स पे कर देता है। अनिमेश विजिटेड इंडिया, क्योंकि ये कनाडा में रहता है तो ये इंडिया विजिट कर रहा है 124 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26, और पिछले चार सालों में ये इंडिया विजिट किया है 366 डेज। अब प्लीज जरा ध्यान से समझिएगा, अनिमेश एक इंडियन सिटीजन है जो इंडिया विजिट कर रहा है, तो स्पेशल कैटेगरी का बंदा है। करंट ईयर में ये 124 डेज आया है, लास्ट 4 ईयर में ये 366 डेज आया है। अब अगर इसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा हो गई तो मैं इसको RNOR डिक्लेयर कर दूंगा, और अगर इसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं है तो मैं फिर इसको NR डिक्लेयर कर दूंगा। तो अब मुझे हंट करनी है इसकी इंडियन इनकम, इंडियन इनकम। इसके पास एक रांची में घर है जो इसने बेच दिया था मई 22 में। इस घर का इसे एरियर मिला है, तो दिल्ली वाला घर किराए पे है और रांची वाले घर का एरियर आया है। ही ऑल्सो डिराइव्ड अदर इनकम ड्यूरिंग द ईयर विच आर एज अंडर प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा, कनाडा का बिजनेस है। कंट्रोल इंडिया में है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं बताया, तो मान के चलेंगे कंट्रोल इंडिया के बाहर ही है। दैट मीन्स कि ये आपके पास फॉरेन इनकम है। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स ऑफ अ कैनेडियन कंपनी 620, आउट ऑफ विच 50% वॉज रिसीव्ड इन इंडिया। इस 620 में से 50% इंडिया में मिला है, तो 3,10,000 इंडिया में रिसीव हुआ है। 3,10,000 आपकी इंडियन इनकम है और बचा हुआ 3,10,000 आपके लिए फॉरेन इनकम है। इनकम फ्रॉम द एप्पल ऑर्चिड इन नेपाल गिवन ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड द ईयरली कॉन्ट्रैक्ट फीस इज 5 लाख विच वॉज रिसीव बाय अनिमेश इन नेपाल। तो आपने नेपाल में अपने पास सेब के बाग हैं, वो आपने किराए पर दिए हैं। 5 लाख रुपए का किराया आया है, और ये किराया भी कहां पर आया है, नेपाल में आया है। अगेन दिस इज व्हाट, अगेन दिस इज अ फॉरेन इनकम। ठीक है, इसके बाद अनिमेश ने 10,000 लिस्टेड शेयर्स जो कि 480 पर शेयर पे बेच दिए हैं, एक इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं। इसको इसने खरीदा था 5/4/2017 को, बेचा है 15/5/25 को, तो लॉन्ग टर्म है। 100 रुपीज पर शेयर पे आपने इसको खरीदा था, खरीदते और बेचते वक्त आपने STT इसके ऊपर पे कर रखा है। 31 जन 18 की आपको इसकी मार्केट वैल्यू बताई गई है, ट्रेडिंग किस प्राइस पे हुई है 31 जन 18 को, उसका हाईएस्ट एवरेज लोएस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो हमें हाईएस्ट प्राइस से मतलब होता है। ये मेरे लिए क्या बन जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू बन जाएगी 31 जनवरी 18 की। बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस सिनेरियो अबव आपको बताना है कि यहां पर क्या क्या होगा। चलिए, तो जरा आप मुझे बताइए, क्या यहां पे LTCG 112A निकलेगा? हाँ सर, LTCG 112A निकलेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी? आपके पास 10,000 शेयर्स थे जिनको आपने कितने में बेच दिया, जिनको आपने 480 पे बेच दिया, मतलब आपने इसको 48 लाख में बेच दिया। अब आप मुझे बताइए इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। आपने शेयर 31 जनवरी 18 से पहले खरीदे हैं, तो जब शेयर 31 जनवरी 18 से पहले खरीदते हैं तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या फिर FMV 31 जन 18 की जो कि 300 आ रही है, या फिर आपके पास इन दोनों में जो भी लोअर है, तो लोअर इज 300। इसको कंपेयर करते हैं फिर एक्चुअल कॉस्ट से, और इन दोनों में जो हायर है वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। तो हायर इज 300 इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 300 इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो आपके पास 10,000 शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने की हो गई, 300 की। दैट मीन्स कि आपके पास यहां कितना आ जाएगा, 30 लाख रुपीज आ जाएगा। 48 में से 30 गया, यहां पर कितने की इनकम आ जाएगी सर, यहां पे 18 लाख रुपीज का LTCG 112A आ जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इसकी इंडियन इनकम कितनी है। सर, इंडियन इनकम के लिए आपको पहले दिल्ली वाले घर का और रांची वाले घर का HP इनकम निकालना पड़ेगा। दिल्ली वाले घर का और रांची वाले घर का HP इनकम निकालना पड़ेगा। GAV क्या बनेगा, रेंट रिसीव्ड। रेंट कितना मिल रहा था, 32,500। रेंट मिल रहा था 32,500, 32,500 इंटू 12, ये आ जाएगा 390।
इसमें से उसने म्युनिसिपल टैक्सेस पे करे थे 40,000 रुपए के जब वो इंडिया आया था, तो आपके पास 350 की एनएवी आ जाएगी। 350 की एनएवी में से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड था आपके पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड था 3,14,000, 3,14,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड था। तो आपके पास 350 माइनस 30% माइनस 314, आपके पास 69,000 रुपीज का लॉस आएगा दिल्ली वाली प्रॉपर्टी में। और रांची वाली प्रॉपर्टी में आपको एरियर रिसीव हुआ है, रांची वाली प्रॉपर्टी में आपको एरियर रिसीव हुआ था 296 का। इस 296 में से भी 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, 2,07,200। तो आपके पास एचपी की इनकम कितने की आ जाएगी? एचपी की इनकम आएगी 138,200। अब हम सारा काम कर चुके हैं, हमारे पास एचपी की इनकम आ चुकी है 138,200, हमारे पास कैपिटल गेन आ चुका है एलटीसीजी 112A 18 लाख रुपए का, और हमारे पास कनाडा बॉन्ड से इंटरेस्ट आया था 3,10,000 रुपए का। तो अगर आप चेक करोगे तो इसकी जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख रुपए को एक्सीड कर रही है। तो देयरफॉर मैं इसको क्या डिक्लेयर कर दूंगा? मैं इसको एनओआर डिक्लेयर कर दूंगा, मैं इसको एनओआर डिक्लेयर कर दूंगा। तो पहला आंसर हो गया एनओआर। अब एनओआर के हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? इंडियन इनकम और फॉरेन बिजनेस इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया में हो, फॉरेन की प्रोफेशनल इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया में हो। ऐसी कोई इनकम है नहीं, तो केवल इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होगी। फॉरेन बिजनेस इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया में हो और फॉरेन प्रोफेशनल इनकम जिसका सेटअप इंडिया में हो, ऐसी कोई इनकम है नहीं। तो आपका जीटीआई आएगा 22,48,200। जीटीआई में से डिडक्शन मिलेगी, डिडक्शन आपके पास एटीसी में एक ही थी 80,000 रुपीज की 80,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो आपकी इनकम निकल कर आएगी, टोटल इनकम निकल कर आएगी 21,68,200, 21,68,200। तो पहले तो एचपी की इनकम की बात करें तो एचपी की इनकम 138,200, कैपिटल गेन की बात करें तो 18 लाख, टोटल इनकम की बात करें तो 21,68,200, 21,68,200। अब मुझे 21,68,200 पे टैक्स निकालना है, तो इसमें आपकी स्पेशल इनकम एलटीसीजी 112A कितने की है? 18 लाख की है। 18 लाख पे जब आप टैक्स निकालोगे तो इस 18 में से पहले 1.25 लाख रुपए माफ हो जाएंगे और बचे हुए पे आपको 12.5% का टैक्स लगेगा। आपका टैक्स आएगा 2,09,375 और जो बाकी आपके पास है वो नॉर्मल इनकम है। तो 21,68,200 में से 18 लाख जाएगा तो 3,68,200 आपकी नॉर्मल इनकम है। असेसी आपका 60 ईयर से ज्यादा था, असेसी आपका 60 ईयर से ज्यादा था, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आप टैक्स निकालोगे तो पहले 3 लाख पे आपका टैक्स नील आ जाएगा और बैलेंस पे आपको 5% का टैक्स लगेगा, यानी कि आपका टैक्स आएगा 3,410। आप सरचार्ज की लिमिट से नीचे हो, सरचार्ज की लिमिट से आप नीचे हो, तो यहां पे कोई सरचार्ज ऐड नहीं होगा। 2,12,785 आएगा और इसमें 4% का सेस आप ऐड कर दो, आपके पास 2,21,296। तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 300 लिख देता हूं, 221,300 आपका टैक्स आएगा, जो कि है बी। ठीक है मालिक, तो अगर आपने ये क्वेश्चंस मेरे साथ साथ कर लिए हैं तो आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा, राइट? तो अपने मित्रों के साथ, महिला मित्रों के साथ इसको जरूर से शेयर करें, ठीक है? शेयरिंग इज केयरिंग माय फ्रेंड, है ना? वो क्या करते हो तुम लोग आजकल ऐसे? ठीक है, मैं सही कर रहा हूं बताना, ऐसे ही करते हो ना? शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। तो इसको आप शेयर करो, राइट? मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।